बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ज़रा ये वीडियो देखिए। 1200 रुपये रेट दे रहे 1200। हाँ जी। रेट लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं देई देखो भाई इस दिन मुताबिक डंगर ही नहीं मिलता है। अच्छा फिर तुसी ना कराया करो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਭਾਈ आईडी कार्ड अपना लिया ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ गवर्नमेंट की कह रही है ਇਹ ਮੈਂ ਟੋਟਾ ਤਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ 1150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ मैं गल करना पे ना ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਸਲਾਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਬਚਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਈਡੀ कार्ड ਦਿਓ जी कमर साहब, कैसे हैं आप? और देखा आपने कैसा एक फ़र्ज शनास हमारी कौम का सपूत जो है वो लोगों को ये इन्फॉर्म कर रहा है कि ये किस कदर जुल्म होता है इन माशरों में इस वक्त पे, और वो उसको रोक रहा है और वो कितना लोगों की हेल्प कर रहा है कि आपको ये कीमत के अंदर ही ये मिलना चाहिए। बहुत से इकदाम होते हैं हुकूमतों में, लेकिन देखें रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में इस जैसी एक बेसिक ज़रूरत जिसकी कीमतों में किस कदर इजाफा और लोग ख़रीदारों के साथ किस कदर जुल्म होता है, उस वक़्त इस तरह के फ़र्ज शनास लोगों का वहाँ पे मौजूद होना और इतने जज़्बे के साथ कीमतों को अपनी हदूद और क़यूद में रखना और ये इंश्योर करना कि लेने वाले को वक़्त पे टाइम पे सही कीमत में मिले। तो आप इस पे इस शख़्स को कितनी शाबाशी या इस पूरे के पूरे निज़ाम को, जो मजिस्ट्रेट और वो जो पहले निज़ाम था पटवारियों का, और वो भी कंट्रोल करते आए हैं, इंश्योर करते हैं कि कौम के गरीब लोगों को ये मुनासिब कीमतों पे ये अज्जा मिले। तो अब ये आए हैं, तो माशाल्लाह से आप इस कोशिश को कैसे देखते हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है ये जो वीडियो है, एक तो ये साहब कर रहे हैं, उसके अलावा मैं ख़ुद भी इस काम में जो है ना ज़िंदगी में एक दफ़ा ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ है कि मैंने भी कीमतें देख के और दुकानदार से इसी तरह ही मुतालबा किया कि आप मुझे इसी कीमत पर चीज़ मुहैया करें। और ये हमारी कौम में मतलब मेरा ख़्याल है कि ख़ास तौर पे वो तमाम हमारे लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और जो ख़रीदारी करने खुद जाते हैं, तो वो इस बात का बड़ा एहतमाम करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी सूरत जो है ना वो रेट लिस्ट से फालतू हमसे कोई चीज़ कोई आदमी जो है ना वो हमें ना बेचे। बिल्कुल ऐसे ही। इसके ऐसे पहलू हैं, मेरा ख़्याल है कि ये मेरे मेरे लिए ज़ाती तौर पे ना एक बड़ी ऐसी बात है कि जिसको मैं अपनी ग्रोथ के साथ देखता हूँ। कि एक एक वक़्त था कि इस बात को मैं भी एज़ अ मुजाहिद समझता था कि ये जो दुकानदार हैं ये कोई पीला 125 का लिखा है तो 125 का दोगे, 50 का कैसे दोगे 150 का? हाँ, 25 वापस दोगे। बिल्कुल। ये बड़ा मैं खुद यानी हमने इस लिया है और बड़े ये जिहाद किया आपने। जब भी ये इस जहाद के बाद जब कोई चीज़ हमें मिलती थी ना तो ऐसे सर जो है ना वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता था कि देखिए हमने इस एक ऐसा ज़ुल्म रोका है। आपने कड़ी ज़रब लगाई है इस ज़ुल्म के निज़ाम पे। हाँ, मतलब ये कहें ना एक महाज़ ऐसे होता था, हम भी किसी जो है ना महाज़ पे हैं और उस महाज़ से हम कामयाबी की तरफ आए। अच्छा। लेकिन अब कुछ उसके बाद ज़िंदगी में बाहर निकले, पाकिस्तान से बाहर निकले, दुनिया देखी, कुछ मईशत थोड़ी-सी इक़्तिसादियात हल्की-फुल्की पढ़ने की कोशिश की और फिर मतलब अपने दीन में इस्लाम के कुछ हमने बुनियादी असूल पढ़े। तो उसके बाद ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो ज़ुल्म है, ये दुकानदार नहीं कर रहा होता असल में। ये जो ज़ुल्म है, ये किसी हद तक जो उससे इस रेट के ऊपर ख़रीदारी करने वाला पूरा निज़ाम है, वो उसमें एक एक फ़र्द की बात तो नहीं कर रहा। वो पूरा निज़ाम जो इस एक कंट्रोल का निज़ाम है। असल में ये कंट्रोल का निज़ाम जो है, ये ज़ुल्म की उस कैटेगरी में आ जाता है। जाने ने सोनियो क्या कर दिया। यानी जो खरीदने वाला जो कह रहा है कि मुझे रेट लिस्ट पे दो, जो रेट लिस्ट है वो गलत है और वो जो बेच रहा है वो ठीक हो गया। देखिए, अगर तो आप एक टिकटॉकर सीएसपी हैं पाकिस्तान में और आपने अपनी कौम को ये बताना है कि आप फ़र्ज़ शनासी की बहुत जो है ना बुलंद सतह पे हैं, तो उसके लिए तो आप बिल्कुल वीडियोज़ बनाएँ, टिकटॉक्स बनाएँ और लोगों को बताएँ कि जी आप इस कौम में के ऊपर सबसे बड़ा एहसान जो है ना कीमतों को रोक के कर रहे हैं। लेकिन इससे इसके 2 मज़ीद पहलू हैं या 2 या आज हम 3 पहलुओं पे इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी बुनियाद की तरफ जाएँगे कि हमारे जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इसके बारे में उनका एक बड़ी वाज़ेह हदीस है।
तो हम उस हदीस से स्टार्ट करते हैं मेरा ख्याल है, ताकि ना एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आए कि असल में हम जो बात कर रहे हैं ये कितनी ज़रूरी है करनी। हम आज बड़े यानी असल में ना थोड़े जैसे जज्बाती मौजू भी ये है कि एक ऐसा जुल्म है जिसको हमारे नबी ने रोका, और आज ये वो चीज़ है जो हमारे माशरे में आम है और आम नहीं है। ये जुल्म करने वाले असल में इसको जहाद समझ के कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यार, ये एक ऐसा जुल्म है जिसको जुल्म को करने वाले जहाद समझ रहे हैं, और जिन पे हो रहा है उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। वो अपनी जगह पे परेशान है, और उसके नतीजे में पूरे माशरे में इतनी बड़ी गुर्बत, हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा गुर्बत का हिस्सा मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है कि हमने ये वो जुल्म किया है जिससे अल्लाह के नबी ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की है। मतलब नाउज़ बिल्ला यानी वो जुल्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पे इससे मना किया है कि आपने ये नहीं करना। अच्छा, ये आपने बड़ी सरप्राइजिंग बात की है। मैं तो पूरा रमज़ान ट्रांसमिशन देखता हूँ, साइकिलें गिफ्ट भी मैंने देखी हैं, मैं बाबे उछलते देखे हैं, ये वाली हदीस नहीं मैंने देखी। अच्छा, ये जो हदीस है ना, ये इसका हम लिंक अपनी इस वीडियो में इसको हदीस को भी शेयर कर देंगे, उसका पूरा लिंक। लेकिन मैं इसको इस हदीस को ना उर्दू में जो हमने ट्रांसलेशन है मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मदीना में एक टाइम था कि कीमतें बढ़ रही थी, तो किसी सहाबी ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इन कीमतों को मुकर्रर कीजिए। तो उसके जवाब में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ये सुने ज़रा। उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह ही है जो कीमतें मुकर्रर करने वाला है, रिज़्क़ को तंग करने वाला, कुशादगी देने वाला और रिज़्क़ देने वाला है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब अल्लाह से मिलूँ तो तुम में से कोई ऐसा ना हो जो मुझसे अपने खून या माल के बारे में किसी जुल्म का मुतालबा कर रहा हो। जुल्म तक करा। जी, जी। अच्छा, इस हदीस के ना यानी जो मुझे दो साइड्स मुझे नज़र आई हैं। जो पहला इसमें मौज़ू है वो ये कि जो कीमतें हैं वो अल्लाह ताला फ़िक्स करते हैं। इसमें कुछ कैविएट्स हैं या कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस जैसे मतलब हदीस के स्कॉलर्स ने किए, हम उस पे बात करेंगे। ठीक। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं कीमतें मुकर्रर नहीं करूँगा। उन्होंने इससे कहा कि ये ऐसे नहीं होगा, और दूसरा ये कहा कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो जुल्म हो। हाँ, ये इसका जो किया जाना है वो जुल्म है, यानी जो मैं इसको नहीं। किया जाना जुल्म है। और इसी हदीस की बुनियाद के ऊपर इस्लामी इक़्तिसादियात या इस्लामिक इकोनॉमिस्ट जो हैं और जो मुहद्दिसीन हैं या जो इमाम हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़े वाज़ेह और बिल्कुल साफ़ मेरे ख़्याल से जो अहकामात हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि जिसमें कोई मुबहम हो, वो हमेशा से बहुत साफ़ रहे हैं। इसमें मतलब कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी, इवन इमाम गज़ाली ने इसमें इक़्तिसादियात पे बात की है, और उनकी भी जो थ्योरी है वो इन्हीं अहादीस से निकलती है, और वो बड़ी मॉडर्न जो थ्योरीज़ हैं उनके करीब के। इमाम गज़ाली। इमाम गज़ाली ने भी इस पे बात की है। इब्न खल्दून ने इस पे जब उन्होंने अपनी वो बात की मुकदमा में, तो उसमें भी जब इकोनॉमिक साइड पे आए तो उन्होंने इसमें पूरी सोसाइटी की जो तरक्की है उसको भी इसके साथ असल में रिलेट किया। लेकिन जो बिल्कुल वाज़ेह और जो सीधी-सादी जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसमें इमाम जो इब्न तैमिया हैं, जी, जी। उन्होंने इसको ज़ुल्म करार दिया है। ठीक। उन्होंने इसको पहले हराम कहा है और फिर इसको जो फिक्स करने वालों को ज़ुल्म करार दिया है। लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं। वो 3 कंडीशंस जो है उसमें एक तो ये है कि मोनोपोली, कि अगर कोई मोनोपोली क्रिएट हो कि कोई ऐसा एक ऐसी एंटिटी है जो फ़र्द है, कंपनी है, कॉर्पोरेट है, कुछ कोई ऐसी एंटिटी है जो मोनोपोली क्रिएट करे, तो उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। उस वक़्त ये हदीस जो है वो उससे आपको गुंजाइश मौजूद है। हाँ, ठीक हो। दूसरे नंबर पे ऐसी चीज़ जिसमें कलूज़न हो, कि सब लोग मिल जाएँ, यानी एंटी कॉम्पिटिटिव जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिसेस। इंक्लूजन का मतलब आम अल्फाज में कि यानी कुछ लोग मिलकर एक ऐसा फैसला कर लें कि इससे नीचे बिक ही नहीं सकता, हम कभी बेचेंगे ही नहीं। हाँ, कलूज़न में क्या तो ऐसी चीज़ है कि आप यानी मिल के, क्योंकि आप ही के पास है, जी, जी। तो आप मिल के उसको मार्केट को डिसरप्ट कर दें। हाँ, मिलने से आमतौर पे क्या होता है, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी करते हैं लोग। हाँ। यानी मोनोपोली में भी ज़ख़ीरा-अंदोज़ी होती है, लेकिन कलूज़न में भी क्या करते हैं कि उसकी सप्लाई शॉर्ट कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। मोनोपोली में ये हो कि सोर्स ही एक है, बिल्कुल। यानी एक ही सोर्स से वो चीज़ आ रही है और वो कह रहा है कि इससे नीचे हो ही नहीं सकती, और वो बेसिक ज़रूरत की चीज़। हाँ, और मोनोपोली आप कह लें कि एक कर रहा है, अगर मतलब एक की बजाय 5 लोग मिल के कर रहे हैं तो Collusion। वो कलूज़न में आ जाएगा। ठीक। या उसके अलावा तीसरी है इमरजेंसी सिचुएशन, जिसमें कोई जंग आ गई, कहत पड़ गया, लोगों के पास रिज़्क नहीं है, तो वो सारी सिचुएशन। इसके अलावा गुंजाइश नहीं है
यानी डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे मतलब हाँ हाँ, डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे जो मार्केट ऑपरेट हो रही है, उसमें अगर आप किसी को ये फोर्स करते हैं कि वो इस कीमत पे चीज़ दे, और ये चीज़ उसके अलावा इस्लाम के बुनियादी उस असूल से भी कॉन्ट्राडिक्ट करती है जो कुरान पाक में भी है, राइट टू प्रॉपर्टी का, कि आप किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते कि वो किसी को अपनी उसकी प्रॉपर्टी जो उसके पास है वो ज़बरदस्ती बेचे। क्या भी नहीं, उसका माल जो है म्यूचुअल कंसेंट के बगैर हाँ, नहीं ले सकते, वो उसका माल है असल में। यस। इस्लाम में जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये बड़ी बुनियाद है असल में, कि शादी से लेके हर जगह के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ है। इस्लामिक बैंकिंग जो है, उसमें भी सब कुछ जो है वो म्यूचुअल, यानी इस्लाम में सब कुछ म्यूचुअल है। वारा खाना दिलान हाँ, यस, आपको समझ आ रही है, ठीक है। और इसके जो आगे इम्पैक्ट्स हैं ना, जो इकॉनमी के ऊपर, लोगों के ऊपर, जो ग्रोथ के ऊपर इस्लामी माश, ये इतने ज़्यादा हैं कि जब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये जो हदीस है, ये असल में कितनी प्रोग्रेसिव और कितनी मॉडर्न है। यानी आज के दौर के साथ भी ये इतनी ज़्यादा मुमासलत खाती है, और इंसानी माशरों को ये हमेशा तरक्की देने वाला असूल है। उसकी बजाय ये जो हम कर रहे हैं, ये इस्लामी माशरों में या किसी भी माशरे के अंदर ये भूख पैदा करने का असूल है। आपने एक ऐसा लिड रख दिया हर चीज़ के ऊपर, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉन्ग टर्म में घाटे में लेके जाता है। अच्छा, हम अब इसकी इस्लामिक वो बात की आपने, हम इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं, तो आप यानी जो पहला हमने यानी प्रियम्बल या आपने पहली जो आपने दलील उसमें ये है कि सबसे पहले तो ये जो मैकेनिज़्म इटसेल्फ है, ये जो सोच है कि आप प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये बेसिक यानी जो हमें समझ आई है या आपको जो समझ आई है, यानी इस्लाम में हमेशा यानी इंटरप्रिटेशन या जूरिस्प्रूडेंस की गुंजाइश है, जो बेसिक उलमा, जो बड़े उलमा हैं, उन्होंने इसको एज़ अ प्रिंसिपल गलत करार दिया है, जुल्म करार दिया है, और उसके वाज़ेह हदीस मौजूद है जो आपने पढ़ी भी है अभी। जी, हदीस ये के अलावा बाकी जो बेनिफिट्स या मतलब जो इसमें से जो फ़वाइद या नुकसानात हैं, वो तो हम एज़ अ मुसलमान उसको कहते हैं कि यानी सेकेंडरी हैं, हम उस पे गुफ्तगू करेंगे। यानी एज़ अ प्रिंसिपल अगर जो पहली चीज़ है, जो माल की हुर्मत और जो किसी भी सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन के ऊपर ये कंट्रोल करना कि ये कीमत है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ने अप्रोच किया होगा, तो यकीनन कीमतें बेसिक चीज़ों की ही ज़्यादा होंगी। यानी उन्होंने मे बी यानी यही मसाइल थे ना, कि जैसे अगर हमारा इसमें फ़ौरन बेसिक अगर हम दलील लेके आ जाएँ कि जी रमज़ान है तो खजूरें महंगी हो गई हैं, या मतलब गोश्त महंगा हो गया, या रमज़ान में ये चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो जिन उलमा ने इस पे ये बात की है, उन्होंने इन्हीं सर्कमस्टांसेस की ही बात किया। अगर आप हमेशा कहेंगे कि चीज़ें हमेशा ही सस्ती होंगी, रख़ीस होंगी, तो कभी ये बात करने की ज़रूरत ही पेश ना आती। जी, क्योंकि बहुत से लोग जब, या मैं भी यानी इस पे जब अगर आपसे ये दलील या पेश करने की ज़रूरत करूँगा ना, यानी फिर जब ज़्यादा होती हैं तो फिर इसको कंट्रोल फिर कौन करेगा कंट्रोल? अब जैसे रमज़ान में ज़्यादा हो गई हैं, तो यानी जो डिमांड एंड सप्लाई का जो इस्लाम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो स्टैंड करेगा, महंगी होंगी तो होंगी। हाँ, अब जो रब की हिकमत है इसके अंदर, क्योंकि अल्लाह मुकर्रर करता है, तो जो अल्लाह पाक की हिकमत है वो तो रब की ज़ात ही जानती है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे यानी जब खुदा की ने उनको कितनी अकल, समझ, किस कदर इल्म था उनके पास, यानी हम तो नोबडी कैन फैथम। उन्होंने कहा कि ये मैं अपने हाथ में नहीं लेता, ये जुल्म के ज़ुमरे में चला जाएगा। ये खुदा की यानी पावर है। तो जब हम उसको एक्सरसाइज़ करते हैं तो जो उसके चीज़ें हैं वो तो खुदा ही जानता है। लेकिन हम अगर बेसिक उनमें से अपनी अक्ल या समझ के मुताबिक कुछ बेसिक चीज़ों को देखें जो हमें समझ आती है, जो इसके नतीजे में इकोनॉमिक्स पे या बाकी चीज़ों पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी। तो कमर साहब आप क्या समझते हैं, यानी एज़ एन इकोनॉमिक जब आप चीज़ें कंट्रोल करते हो तो अच्छा नहीं होता कि लोगों को सस्तियाँ लग दिया, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, लोग ज़्यादा केला खाएँगे, लोगों को सस्ता मिलेगा, लोग एन्जॉय करेंगे, खल्क़े खुदा खुश रहेगी। आप जैसे लोग आके कह देते हैं कि नहीं यार आप इसको कंट्रोल भी ना करें, यानी अब आपकी जो दलील, तो इसके बारे में आप क्या? अच्छा, देखिए, जो इकोनॉमिक्स है ना, अब हम इस वक़्त चले मॉडर्न इकोनॉमिक्स को देखते हैं जिसने दुनिया में खुशहाली पैदा की। अच्छा, अब इस खुशहाली के अंदर ना सबसे 2-3 रीज़न अगर हम मगरिब में देखते हैं, ठीक है? मगरिब में क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, ठीक है। उसके साथ-साथ पैरेलल एक मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट आई। अगर आप उस इकोनॉमिक थॉट को उसमें से माइनस करते हैं ना, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की का जो प्रोसेस है ये किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकता था। और वो जो मॉडर्न जो है इकोनॉमिक थॉट, जिसको मतलब बहुत से लोग फ्री मार्केट या कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म के खैर अलग से नुआंसेस हैं जिस पे हम इस मौजू पे बात नहीं करें, हम बेसिक उसकी बात करें।
तो उसमें ये जो फ्री मार्केट जब आई ना, तो उसने प्राइसेस का कैप ख़त्म किया। जब प्राइसेस का कैप ख़त्म हुआ, तो उसके नतीजे में जो एंटरप्रेन्योर्स थे, या वो लोग जो रिस्क टेकर्स होते हैं, जो कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, जो माशरे में जिद्दत लेके आते हैं, नई चीज़ें पैदा करते हैं, बड़ी कंपनीज खड़ी करते हैं। तो इससे पहले मगरब में ना मर्केंटाइलिज्म था, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कंट्रोल थी। तो मर्केंटाइलिज्म से ये फ्री मार्केट की तरफ आए, तो उसके नतीजे में इतना बड़ा इंसेंटिव, यानी इतना बड़ा वजह पैदा हुई सब लोगों के लिए दौलत पैदा करने की, कि उसके नतीजे में जो मगरब में जो तरक्की है ना, वो उसकी बहुत बड़ी वजह फ्री मार्केट और जो मॉडर्न इकोनॉमिक थाट है उसने पैदा की। तो जब हम इससे पुरानी जो मर्केंटाइलिस्ट यानी हम देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने बरसगीर में जो था ना, राशन के ऊपर चीज़ें कंट्रोल की थी। अब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में था कि जिस सूरत में उसने मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर ट्रेड नहीं था, तो मुल्क के अंदर सारी प्राइसेस कंट्रोल की। लेकिन क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई? हाँ। नई चीज़ें पैदा नहीं होती। जब आप नई चीज़ों को पैदा होने से रोक देते हैं ना, तो वो इतनी पुरानी जो एक हमारी सोच है कि नई चीज़ें को हमेशा जो है ना हम रोकें, रोकने के नतीजे में क्या होता है? और उस टाइम पे ये मुमकिन भी थी जब टेक्नोलॉजी नहीं आ रही थी ख़ास तौर पे। तो वो एक मुनासिब, मेरा ख़्याल है अलाउद्दीन वाला तो मुनासिब कीमत के ऊपर उसने कहा कि, क्योंकि उस टाइम पे जो रूट्स थे ना, मुल्क के अंदर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन एग्जिस्ट नहीं करती थी कि एक जगह पे जिसके पास 4 चीज़ें हैं वो लेके बैठ गए। लेकिन आज के दौर में तो ऐसा नहीं है। आज के दौर में तो पूरे मुल्क में हमारे वो जा रही है सारी चीज़ें। तो इस मॉडर्न दौर में चीज़ों के ऊपर कीमतें फ़िक्स करना, जी। ये मेरे ख़्याल से बिल्कुल जो है ना ज़ुल्म के नतीजे में आता है। और उसकी जो इकोनॉमिक्स है, अगर आप कहें तो हम उस पे हाँ, अगर आप इसमें एलाबोरेट करें ना, यानी मेरे जैसे बंदे को भी समझाएँ कि असल में यानी ये अगर आप प्राइसेस छोड़ देंगे, चीज़ें महँगी हो जाएँगी। अच्छा अभी देखिए आम बंदा गोश्त खा लेता है हफ्ते में, तो ये एक दिन वो उन्होंने उसको जो है ना वो डंडा हाथ में पकड़ाया हुआ है, वो दो लगाता है उसको, कहता है इतने पे ही देना है। अभी 2200 का गोश्त मिसाल के तौर पे अगर बकरे का ऊपर चला जाएगा, 24-2500 पे हो जाएगा, या मीट जो महंगा हो जाएगा, या दूध पे जो जुल्म आ जाएगा, यानी अगर इनको छोड़ देंगे तो ये तो भाई डबल कर देंगे कीमतें, नहीं ले आएंगे। तो इसका आम आदमी जब इस पे पिसेगा, तो जो आप कह रहे हैं कि इसको छोड़ें, तो उसके जो वो जो नताइज है वो कैसे आम आदमी बर्दाश्त करेगा? अच्छा, हम इसको ना 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जब इकोनॉमिक्स, हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। सबसे एक बेसिक फार्मर का बिज़नेस मॉडल लेते हैं। उसके बाद हम उसकी सप्लाई चेन, और फिर मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, मेरा ख़्याल है इस पे। अच्छा, सबसे पहले आप देखें, अगर आप दूध ले रहे हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि सरकार जो है वो दूध की कीमत भी कंट्रोल करती है। हाँ। ओके, लेट्स अज़्यूम कि एक किसान है, उसके पास 10 जानवर हैं और वो उनसे दूध ले रहा है। ठीक है। तो पहले हमें उसमें दूध दे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 150-60 रुपए। ठीक है। दो। इस वक्त मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट जो मुनासिब फार्मर्स हैं उनकी यही आ रही होगी। अच्छा, सरकार कहती है कि आपने ना इस दूध को 150 में पैदा हो रहा है ना, तो आपने इसको 150 में ही बेचना है। हम ये कहते हैं जुल्म नहीं करती, लेट्स अज्यूम कि हम कहते हैं जुल्म नहीं करती, कहती है 150 है ना, तो मार्केट में रेट भी ऑलमोस्ट 150 के करीब है। ठीक है। ये मैं गाय की बात कर रहा हूँ। आमतौर पे भैंस का जो प्रोडक्शन है वो 250 के करीब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही होती है, ठीक हो। फॉर वेरियस रीजंस। अच्छा, अब आप कहते हैं 150 में बेचो। अब 10 जानवरों का जब वो 150 में दूध बेचेगा ना, हाँ। पहली बात तो ये उसको बचत नहीं होगी। हाँ। लेकिन हम कहते हैं चलें 100, उसको 10 रुपए बच रहे हैं। इन एनी केस उसको 10 रुपए बच गए। ठीक है। अब जब 10 रुपए बचेंगे ना, तो उसको महीने में हो सकता है इतने पैसे सिर्फ बचें कि जिससे उसका घर चलता रहे और उसका वो 10 जानवर उसी सर्कल के अंदर वो घूमता रहे। हाँ, कि वो यानी उसमें से कुछ बन ज़िंदगी में कुछ जोड़ कुछ बना ना सके यार। उसका एक जानवर ज़ाया होगा, वो माइनस में चला जाएगा। हाँ, कि इतने थिन रेज़र उस पे क्योंकि बाँट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं एक बिज़नेस का कि इसके इसके अंदर मार्जिन्स कितने होने चाहिए? हर बिज़नेस के डायनामिक्स टोटली अलग होते हैं। आपने कहा 2% मार्जिन, क्योंकि उस जानवर में मोर्टेलिटी जो है 10% के करीब तो मोर्टेलिटी फॉर एग्जांपल आ सकती है एनुअल। तो अब उस जो दूध पैदा करने वाला है, आपने उसकी ग्रोथ को रोक दिया। जब वो ग्रोथ नहीं करेगा ना, उसका एक जानवर कम होगा ना, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोबारा बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी दोबारा बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म में कोई ग्रोथ नहीं करेगा और उसका दूध पैदा करना 160 पे चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल। जब 160 पे जाएगा तो उसको एक जानवर मज़ीद बेचना पड़ेगा ताकि वो बाकी जानवरों की जो डे टू डे चला डे टू डे चलाए। तो ओवर टाइम वो ग्रो नहीं करेगा। जब वो ग्रो नहीं करेगा तो वो मशीन पे कैसे, साइलेज मशीन पे कैसे पैसे लगाएगा? वो टीएमआर पे कैसे पैसे लगाएगा?
वो उस मिल्क को ठंडा करने वाला कूलर कैसा कैसा खरीदेगा, वो मोटरसाइकिल लेके एक बंदा कैसे हायर करेगा जो जाके शहर में वो बेचे। तो आपने उसका ग्रोथ के सारे इंसेंटिव बंद कर दिए। लेकिन इस वक्त जो सरकार ने कीमतें रखी हुई हैं वो इससे भी कम है असल में। नहीं तो शहर में जाके बेचे ना, कमाए पैसे। शहर में वो जाके सरकार की मर्जी के से ज़्यादा रेट पे नहीं बेच सकता ना, ये सरकार ने मना कर दिया। बिकता है शहर, लोग शहर में दूध नहीं पी रहे। जी बिल्कुल पी रहे हैं। आप उन लोगों से पूछे ना वो क्या पी रहे हैं। नहीं, अब मैं ये पूरा पाकिस्तान शाम को बैठ के ये तबसरा करता है कि जी दूध 2 रुपए में नहीं मिलता। आपको पता ही नहीं है कि आपने एक ऐसा इकोनॉमिक फैसला कर लिया जिसके नतीजे में पाकिस्तान में खालिस दूध कभी नहीं मिलेगा। आपने जो एक्चुअल प्रोड्यूसर है उसको डिसइंसेंटिवाइज कर दिया कि तुम दूध पैदा करके मुनाफा नहीं कमा सकते। उसकी निस्बत आपने कहा 150 में दूध बिकेगा। आपने वो सब लोग जिन्होंने जानवर नहीं रखे हुए, जो मिल्क मैन है, जो दूध का काम करते हैं, आपने उन सब को ये इंसेंटिव कर दिया है कि आप जो है ना 150 रुपए में सफ़ेद रंग का कोई भी लिक्विड बेच सकते हैं। उसमें आधा दूध मिलाएं, ना मिलाएं, पानी मिलाएं, ड्राई मिल्क पाउडर डालें, फलाना आप जो मर्जी आपने डालना है आप डालें। हमारी कंडीशन क्या है? और 150 रुपए में। ये सीलिंग है, हाँ। इसमें आप रहेगा। अब उसके नतीजे में हुआ है, आप देखें कंज्यूमर साइड पे लोग जो समझते हैं ना कि हम सस्ता लेंगे, असल में जो सस्ता लेने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा जुल्म तो अपने साथ कर रहे होते हैं। अब वो खालिस दूध नहीं पीते। जब खालिस दूध नहीं पीते तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो सबसे मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन था वो आपने अपनी डाइट में से माइनस कर दिया। इसके जो सेहत पे इफेक्ट है मेरे ख्याल से हम उस पर आखिर में बात करेंगे। तो आपने अपने आप पर जुल्म किया। अब आपको जो खालिस दूध है जो असल में शायद 200 रुपये मिलना था, इस वक्त वो मार्केट में 300 साढ़े 300 रुपये में जाके मिलेगा। क्योंकि जो सही बेचेगा वो कहेगा भाई मैंने तो बाईपास करके बेचना है, आपने मेरे से इस लेन पे लेना है, लेने तो ले, नहीं तो ना ले। लेकिन आपने मार्केट का वो सारा मेन प्रोड्यूसर जो आपको सप्लाई चेन एंड टू एंड नहीं कर सकता, उस सब को आपने इसमें से जुल्म करके उसके बिजनेस मॉडल को अनफीजिबल बना दिया, वो बाहर चला गया। अच्छा, अगर ये फीजिबल हो तो उसके तो पास 10 जानवर है ना, वो 2 जानवर और डालेगा, फिर वो मशीन खरीदेगा। जब उसको पैसे बचेंगे तो वो मशीन खरीदेगा। आपने उसकी बचत उस रेंज में रखी हुई है कि पाकिस्तान में आपने देखा कि डेयरी फार्मर और जो पुराने ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं, हाँ। हम जागीरदारीन की बात नहीं कर रहे, या वो लोग जो यूरोप से पैसे कमा के तो वो एकदम 5-10 करोड़ का 15 करोड़ या इवन बड़े जो इस वक्त सेटअप्स हैं अरबों में पैसे लगा के बना रहे हैं, इंडिया मंशा और सारे, वो उस फार्मर के लिए क्या इंसेंटिव है कि वो ग्रोथ करे? उसके पास आपने मार्जिन ही नहीं दिया। तो वो जब दूध ज़्यादा पैदा ही नहीं करेगा तो ओवर टाइम मिल्क शॉर्टेज आ जाएगी। और आज आप देखें पाकिस्तान में कितना ज़्यादा हम दूध इंपोर्ट करते हैं, हम नेट इंपोर्टर हैं। हम सऊदीया जैसे हाँ हाँ हम नंबर्स देखें, सऊदीया जैसे मुल्क से जिधर कुछ भी नहीं पैदा होता, वहाँ से अलमराई की चीज़ और देसी घी पाकिस्तान के लिए सुपर मार्केट। देखा ये बड़े जो सेंटोरस शहर में मॉल्स हैं, इनमें अलमराई की चीज़ पड़ी। बिल्कुल इसीलिए आई है ना कि पाकिस्तान में दूध ही वाफर नहीं है। हाँ, पहले दूध बनेगा तो चीज़ बनेगी। जी जी बिल्कुल। वो डायरेक्ट तरीका नहीं है कि इन इंस्पेक्टरों से कहें ये यार तो चीज़ बना। ये जो हमारी नई नई पहले वो जो पटवारी की चालान कर रहे थे, अब ये पैरा फोर्स है। अब इनसे पूछें कि कैसे इस मुल्क में जो है ना हम अब दूध इंपोर्ट करने से कैसे हम बच सकते हैं। तो इन मतलब ये तो इस काम के लिए नहीं है, तो टूल्स है। बट उसके नतीजे में क्या पैदा हो रहा है? जो कंज्यूमर है उसको खालिस दूध नहीं मिल रहा, जो प्रोड्यूसर है वो मुनाफे वो घाटे में है, और दरमियान में आपने सप्लाई चेन के अंदर एक ऐसी बड़ी क्लास को गुंजाइश दे दी है जो 2 नंबरी करती है और सारे मुल्क की भी बदनामी होती है। लेकिन मसला क्या है? मसला बेसिक इकोनॉमिक्स का है। आपने गलत इकोनॉमिक्स स्टार्ट की, अल्लाह के नबी की हदीस के बिल्कुल आपने उसके सामने खड़े होकर आपने कहा कि नहीं, हम आप तो नहीं मानते और हम इसको कंट्रोल करके दिखाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा है कि ये कीमतें ऐसे अल्लाह अल्लाह ताला तय करता है। तो इसके खिलाफ आप देखें, इसका सिर्फ ये एक है, और आप इसको यहाँ से लें, इसको बीफ के गोश्त में डालें, जैसे इसमें मैं सब जगहों पे आप इसको डालते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा शुरू होगा कि हमने एक बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी उस सब को बेरोज़गार किया हुआ है, ग्रोथ ख़त्म कर दी है, और हमारी अपनी उसके नतीजे में जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ फूड है वो क्या रह गया। यानी नस्लें नस्लों गुर्बत में जा रही हैं उन लोगों की जो ये इस ट्रेड में है। और दूसरा इसमें जो आपने एक बड़ी बात की कि ये जो मिडिल मैन है, आप जो बाकी जो फ्रूट्स का या बाकी लोगों का आड़ती है उसकी इन्वेस्टमेंट भी होती है। जो मिडिल मैन हैं बहुत ज़्यादा जगह पे वो रिस्क टेकर होता है। आप देखें यहाँ पे जो रिस्क टेकर है, यहाँ पे जो मिडिल मैन है जो दूध बेचता है, मिल्क मैन जो है, हाँ उसमें इन्वेस्टमेंट फार्मर करता है, हाँ, दूध उसका वो लेता है, और महीने बाद उसको पैसे देते। वो महीने बाद पैसे देता है और मार्केट से जाके वो बेच रहा है, यानी कोई रिस्क नहीं है। तो वो असल में ऑपरेट क्यों कर रहा है? वो सिर्फ वो एग्जिस्ट इसलिए करता है कि वो चूटिया कसमा जो डेरे ना जो लोग असल में दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो कुरान उठा के तो वो नहीं बेच सकते। हाँ
160 पे, 150 पे, 120 पे, 90 पे, जो भी मार्केट आज तक एग्जिस्ट की है ना, जो दूध का असल प्रोड्यूसर है, वो कसम कुरान उठा के आपके रेट पे कंज्यूमर को दूध मार्केट में नहीं बेच सकता। बिल्कुल ऐसी तो उसके एग्जिस्ट में एक कुरान उठाने वाली, कसमें उठाने वाली एक क्लास आई है बीच में, जी जो उधर से उधर कर रही है, उसका भी बेड़ा गर्क हो रहा है, और जो खरीदार है उसका भी बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन ये रूट जो कह रहे हैं आप, ये जो इसका यानी जो जड़ है वो प्राइस कंट्रोल में आती है। बिल्कुल ऐसी। इसके अलावा किस चीज़ में जो सब ये ऐसे हो रहा है? फॉर एग्जांपल तो इसमें एक साइड हम छोटा सा एक पॉइंट है वो ये देखिए ना, क्वालिटी कंट्रोल करना ज़रूरी है। हाँ, उसके अलावा सरकार क्या करती है? सरकार का काम है क्वालिटी कंट्रोल करना, बिल्कुल। कि दूध एक नंबर दूध, यानी किसान जो बंदा कह रहा है ना, किसान मतलब हुकूमत ने क्या करना है? फ्रॉड रोकना है, होर्डिंग रोकनी है कि कोई ज़ख़ीरा दोज़ी ना करे। कोई जो एक बंदा कहता है जी ये चीज़ इसकी ये क्वालिटी है, अगर वो क्वालिटी नहीं निकली तो उसके नतीजे में उसके कॉन्सिक्वेंसेस होनी चाहिए। जैसे सारी दुनिया में चीज़ें हैं, जब आप चीज़ देते हैं तो आप लेबल के मुताबिक होनी चाहिए चीज़। बिल्कुल लेबल के मुताबिक होनी। सरकार का काम तो ये है। अब सरकार ने जो पाकिस्तान में माशाल्लाह पंजाब में फूड अथॉरिटी बनी हुई है, अब देखिए वो उनकी रोज़ खबरें आ रही थी, हमने इतने हज़ारों लीटर तल्फ़ कर दिया। अच्छा, असल में वो तल्फ़ करें ना, तो जितनी कम तादाद में पाकिस्तान में दूध पैदा हो रहा है ना, तो आपको अगले दिन दूध नहीं मिलेगा। तो उनका सिर्फ ये है ना कि अपना वो उस तरह से मना जो पैसे दे रही है जो भैंसें दे, वो तलब कर देते हैं, वो सारा तलब हो जाता है अगर आप उसको बराबर इक्वेशन में डालें। बाकी यानी पानी, बाकी पाउडर ही बच जाता है जो आगे जा रहा है। हाँ, ये असल बात यही है। जिस तरह आपने इसको कहा ना कि उस क्वांटिटी में जो असल में प्रोड्यूस हो रहा है वो तल्फ़ करते हैं। लेकिन ये तल्फ़ जो है ना, ये सिर्फ खबरों के लिए, देखें जी हम काम कर रहे हैं, हमारी नौकरी लगी हुई है, हमने ये नौकरी करनी है। बहुत जनाब। बिल्कुल। लेकिन क्या सारे पाकिस्तान में हर ऑलमोस्ट बंदा पाकिस्तान का ये कंप्लेन नहीं कर रहा कि मुझे सही दूध नहीं मिल रहा? जब सब लोग कर रहे हैं और फूड अथॉरिटी वाले हर रोज़ हज़ारों लीटर तल्फ़ कर रहे हैं, तो वो कैसे आ रहा है? मतलब वेयर इज़ द प्रॉब्लम? मतलब कौन बेवकूफ़ इस सब में कौन है? ये आपने खुद कोशिश करनी है समझने की कि ये क्यों नहीं कर रहा। उनका इंसेंटिव ये है कि अगर वो 2 नंबर दूध इस मार्केट से ख़त्म करेंगे, तो पीछे वाला जो दूध है वो उस रेट पे नहीं बिक सकता जिस रेट के ऊपर आपने सीपीआई इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए जो दूध की प्राइस रखनी है ना, वो नहीं आप रख सकते। महंगाई क्या दो लोग रोएँगे, वो कहेंगे दूध महँगा हो गया। वो कहते हैं यार पाउडर दो इनको, सस्ता दो, ये रोएँगे नहीं। ये 20 साल में मरे, हाँ। यानी ये इनके बच्चे जवान ही ना हो, इनको जो वो वाले मसाइल है वो डायरेक्ट यानी हम पे उंगली नहीं उठेगी ना। जी, जिस मुल्क में प्रोटीन की कमी से जो बच्चों के हालात हैं, तो वो हाँ, उस इसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई और अच्छा, इस पहले अभी माइक्रो मॉडल की हमने बात की। अब इससे नेक्स्ट है ना, इससे ऊपर एक आता है सप्लाई चेन की स्पेस। इस वक्त ना उस सप्लाई चेन की स्पेस में फॉर एग्जांपल अगर हम दूध में बात करें, नेस्ले ऑपरेट कर रहा है, एंग्रो कर रहा है। अब इन्होंने ना बहुत बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। हाँ, इसके अलावा बाकी आपको ना पाकिस्तान में कोई ब्रांड्स नहीं नज़र आते, कोई कोई ऐसा, मतलब हम कहें ना कि बहुत प्रीमियम किस्म के पाकिस्तान में आटे के ब्रांड्स, सिवाय वो सारे ब्रांड्स वो हैं जो इस प्राइस कंट्रोल से बाहर है। इस प्राइस कंट्रोल के अंदर सिर्फ कचरा है। तो आप बताएं कि इस प्राइस कंट्रोल के अंदर, मैदे का थोड़ा ही मिलता, आटा नहीं मिलता। हाँ, इस प्राइस कंट्रोल के अंदर पाकिस्तान में कौन सा ब्रांड ऑपरेट करता है? कोई ब्रांड ऑपरेट नहीं करता। इसका मतलब है कि किसी ने इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। हाँ, और जो नेस्ले या ऑलपर्स या जितने भी ये मिल्क कलेक्शन कंपनीज हैं, इनकी जो प्राइस है ये तो 350 से पौने 400 के करीब करीब पर लीटर जा रही होती है। या इवन जो अनहार है या जो दूसरे पाकिस्तान में पेस्चराइज्ड मिल्क जितने हैं, हाँ, उनकी तो यानी ये प्राइस है, वो तो इसमें कम्पीट ही नहीं कर रहा है। वो इसमें है ही नहीं। उन सबको खुला मार्जिन दे दिया कि आप बाहर चले जाएं, कि आप इसे महंगा अमीरों को बेचें। वो ले रहे हैं, वो पी रहे हैं, वो पैसे। लेकिन जो पाकिस्तान में 90% जो कंज्यूमर है और जो 90% प्रोड्यूसर है, उस सब के ऊपर ये जो है ना जुल्म की तलवार लटका दी गई है। अच्छा, मैं दूसरी सप्लाई चेन में इस वजह से सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। ये तो पाकिस्तान इतना दूध पैदा करता है और इतना ज़्यादा, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा, हम लास्ट टाइम भी बात की थी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पाकिस्तान में जो दुनिया में है ना, वो सबसे ज़्यादा, यानी 30% से ऊपर पोस्ट हार्वेस्ट। वो क्यों है? नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर प्राइस रेगुलेशन हो। हाँ, अच्छा। आप क्वालिटी रेगुलेशन में डालें, वो सब लोग काम करेंगे यार, क्योंकि अच्छा, इसका मतलब है हम क्वालिटी में ऑपरेट करें तो हमें कोई नहीं छेड़ेगा। इसका नहीं, इधर तो आप क्वालिटी को ऑपरेट करें तो उनके लिए तो ये इंसेंटिव है ना कि 2 नंबर को हुकूमत रोकेगी, हाँ, और जब हम सिस्टम के थ्रू अच्छा 1 नंबर प्रोड्यूस करेंगे तो मेरा ही बिकेगा, मैं ही तो प्लेयर होऊंगा मार्केट में। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये दो हो गए माइक्रो लेवल और सप्लाई चेन। अब इसके अलावा ना मैक्रो इकोनॉमी के भी मसाइल आते हैं। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमी के मसाइल किस तरह आते हैं? हम ना सुबह शाम ये सुनते हैं जब कि हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, बढ़ाना चाहते बढ़ानी चाहिए। हैं।
कैसे 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 बढ़ाएंगे? इसमें ना एक बड़ा सऊदीज़ को कहेंगे आएँ और वो उधर चारा उगाएँ और वो चारा लेके जाएँ, उसके डॉलर दें हमें। बिल्कुल ऐसे। वो हट जाएगी या मतलब इतना आसान तरीके हैं अभी देखो। हाँ, ये आसान तरीका है, लेकिन इसका सब की बुनियाद जो है ना, जो मुल्क, इसकी एक टर्म आती है एक्सपोर्टेबल सरप्लस। जब तक आप अपने मुल्क में एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा नहीं करेंगे ना, आपके पास असल में एक्सपोर्ट करने को कुछ होगा नहीं। तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस कैसे पैदा होता है? कि आप वाफर पैदा करते हैं, जिस तरह हमारी आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है, हम अगर इससे ज़्यादा ही नहीं, बच जाता है। हाँ, अगर हम इससे ज़्यादा नहीं उगाएंगे तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? मतलब एक्सपोर्ट इस वक्त सिर्फ हम जो है ना, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर तादाद में देखें, 2-3 चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्सटाइल कर रहे हैं या चावल कर रहे हैं, या फिर हम मतलब अपनी ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों चारों में चीज़ों में तो जब अगर कहीं ना कहीं हमारे पास टेक्सटाइल में तो यह है कि हम वैल्यू एडिशन करते हैं, कॉटन इंपोर्ट वगैरह भी करते हैं। राइस टोटली फ्री मार्केट है, हाँ, देखें राइस फ्री है, उसमें कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, तो माशाल्लाह उसके अलावा हमारे पास उसके राइट्स भी हैं इंडिया और पाकिस्तान के पास बासमती के, बट अदरवाइज हमारे पास कुछ एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं है। हम दूध इंपोर्ट करते हैं, हम आम तौर पे गंदम एक साल शायद, कभी कभार 5 साल बाद कभी सरप्लस अगर आ जाए तो आ जाए, जब बाकी सारी फसलों को मार पड़ती है तो लोग इसमें आते हैं। हम एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही पैदा नहीं कर रहे। हम क्या इम्पोर्ट करते हैं एक्सपोर्टेबल सरप्लस कैसे नहीं पैदा कर रहे हम? क्योंकि हमने इंसेंटिव, वो जो हम पहले बात की थी दूध में, जब इंसेंटिव नहीं है, आपने प्राइस कंट्रोल किया, उसका मॉडल प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो आप एक्सपोर्टेबल सरप्लस जा ही नहीं सकते। उसके अलावा आप देखिए, इससे बड़ा मसला क्या होता है कि पाकिस्तान में ना, जैसे इकोनॉमी ग्रोथ 5-6% के करीब जाती है ना, एकदम से हमारी इकोनॉमी हीटअप हो जाती है। सारे इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो कहते हैं जी हीट अप। अब इसका मतलब क्या है? गैस्केट खराब है इकोनॉमी में। हाँ, इकोनॉमी का गैस्केट जो है ना, वो चलती है गाड़ी। वो मैकेनिक ठीक नहीं है हमारे। अब वो मैकेनिक जिनको हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं, वो आपको ये मसले हल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सियासी मसले हैं। हमारा कोई इकोनॉमिस्ट सियासी मसले की तरफ तो जाता ही नहीं है, क्योंकि सियासी मसला है ना कि मुल्क में कीमतें से चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, अब होता क्या उसके नतीजे में? हीट अप होने के नतीजे में हमारी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ जाती हैं कि लोग इंपोर्टेड चीज़ खाना शुरू कर देते हैं। कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी इंपोर्टेड चीज़ बंद कर दें। अच्छा, जब आपके मुल्क में दूध वाफर होगा तो चीज़ तो इसकी नेक्स्ट स्टेप है ना बनने की। तो ये जो हीटिंग अप इकोनॉमी है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि लोकल प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। तो जब लोकल प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमेशा इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। यानी जैसे ही आपके मुल्क में, यानी जो बंदा कपड़ा एक्सपोर्ट करेगा, जो बंदा चावल एक्सपोर्ट करेगा, जो उसके नतीजे में पैसा आएगा, जब वो उससे चीज़ें खाएगा और आपके मुल्क में वो होंगी नहीं, तो जितना पैसा आपने एक्सपोर्ट करके कमाया या जो आपके रेमिटेंस आई, जब वो कहेंगे हम अच्छी रोटी खाएंगे, हाँ, तो अच्छा तो कुछ है ही नहीं, नीचे प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा अच्छा, बिल्कुल ऐसे। तो वो सब इम्पोर्ट होगा। जब इम्पोर्ट होगा तो वो जो डॉलर आया हुआ है वो बाय बाय कर जाएगा यस, और वो कहते हैं हीट अप होगी। यानी ये आम यानी फैम यस। में आप ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल सीधी क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ी सी मुश्किल। अच्छा, इसको ना हम मुश्किल करने के लिए थोड़ा सा इसमें एक और नुआंस है। अगर आप देखें ना, जितनी साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ है, जिसमें ख़ासतौर पे ताइवान है, इवन साउथ कोरिया, वियतनाम, इनमें ना आप सादा सा उनसे जाके, मतलब इवन जीपीटी से या जेमिनाई से पूछें कि उनकी पहली इंडस्ट्री कौन सी थी? सबसे पहले ना उन्होंने एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी क्रिएट की है। मोबाइल नहीं बनाया उन्होंने पहले। नहीं यार, ये वैसे गलती होगी उनसे को मोबाइल से बनाने चाहिए। मोबाइल से शुरू करना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि मुल्कों में ना कैपिटल नहीं होता। पैसे नहीं आते। ये बहुत बड़ा, पाकिस्तान में भी इस वक्त ना सारा जो बैंकों में पड़ा हुआ कैपिटल वो तो सरकार ले जाती है, लेकिन अदरवाइज इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो पाकिस्तान है ना, ये लोएस्ट तरीन है कि इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है। उन्होंने क्या किया कि अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, उसको इतना एफिशिएंट किया, उस एफिशिएंसी के नतीजे में जो किसान या उन्होंने जो सेविंग्स की, अब वो सेविंग उन्होंने बैंकों में जमा कराई। अब वो बैंकों ने कैपिटल लैंड किया सारी अर्बन स्मॉल इंडस्ट्रीज को और बड़ी इंडस्ट्रीज को, कि जब तक आपकी जो फंडामेंटल इंडस्ट्री, आप देखिए अमेरिका कहाँ से आया है, पहले तो एग्रीकल्चर था, तो आप एग्रीकल्चर से सरप्लस, अगर आपके पास सेविंग्स ही नहीं आ रही, रूरल इकोनॉमी सरप्लस सेविंग्स अगर नहीं पैदा कर रही, तो आप उसके ऊपर वाली इंडस्ट्री को जो कैपिटल है वो कैसे दे सकते हैं? एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो जो भी फॉरेन से नहीं आ रही, लेट हो गए भी नहीं मारी तो आ रही आज की, फॉरेन तो फॉरेन। यस, हाँ नहीं, अच्छा तो मैं अब आपकी बात, असल में हमने कुछ बीच में जर्गन भी इस्तेमाल किया, यानी सादा अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि जब ये जो डेयरी फार्मर जो हमने पीछे मिसाल दी, अगर वो बहुत एफिशिएंट हो जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट करेगा मिल्किंग मशीन में, साइलेज में, फॉर एग्जांपल, वहाँ से अगर हम इसको उनके साथ कनेक्ट करें, जी,
तो जब वो अपनी ज़रूरत से फालतू पैसे जो होंगे और लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों के पास थोड़े थोड़े फालतू पैसे होंगे, वो बैंकों में जाएंगे आइडियल सूरत हाल में, और आइडियल सूरत हाल में सारे हुकूमत नहीं ले लेगी वो डॉलर की रीपेमेंट्स में, तो वो पैसे चले जाएंगे उधर लोकल बैंकों में, और लोकल बैंक्स को वो कहेंगे कि कर्जे वापस दो। हाँ। तो जब किसान के पास तो ऑलरेडी अपना होगा, एफिशिएंट होगा, तो वो लोकल प्लास्टिक की मिसाल के तौर पे फैक्ट्रियाँ या जितनी भी जो चाइना में जो बेसिक लेवल की छोटी फैक्ट्री लगती है, या पाकिस्तान में यानी जो एसएमई लेवल की जो फैक्ट्रीज है, उनको पैसे बहुत आसानी से मिलेंगे क्योंकि बैंकों के पास बहुत से पैसे होंगे। यस और उससे यानी ये जैसे बच्चे का पहला कदम गोदड़ी दुनिया का, फिर टुरना तो फिर भजना, ऐसे यानी ये एज अ स्टेप हम एग्रीकल्चर को भी अपना एज अ बेस लाइन और ये प्रूवन मॉडल है, ये साउथ ईस्ट एशिया का प्रूवन मॉडल है। आप उसकी उनकी सारी रिसर्च देखें सही है। कि सबसे पहले उन्होंने कैपिटल कैसे उन्होंने खुद कैपिटल जनरेट किया, जब खुद उन्होंने एफिशिएंट हो गए, उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो आमतौर पे लास्ट स्टेज पे आती हैं। ये यानी दुनिया की इकोनॉमिक हकीकत है। जिस तरह आपके पास पैसा है ना, तो आपको बैंक पैसा दे दे। जब आप अपने पाँव पे खड़े हो चुके होते हैं, ये सारे नेशंस ऐसे ही पहले उन्होंने अपनी एफिशिएंसी क्रिएट की, सरप्लस पैदा किया, छोटी इंडस्ट्री लगाई, सब कुछ सही किया, तो बाहर से आया, और उस सारे का जो कैपिटल था वो एग्रीकल्चर से आया। और जो हम सबसे इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर गए वो ये थी कि जब प्राइस कंट्रोल्स का मतलब क्या है, ये नहीं है कि चीज़ें महंगी बिकनी है। असल में जब उस किसान ने भैंसें ज़्यादा डालनी है, तो असल में उसने दूध सस्ता पैदा कर रहा है। जब वो दूध सस्ता पैदा करेगा तो हमेशा जो सरकारी कीमत है इससे सस्ते में लोग compete करके मुनाफा कमा के आपको खालिस दूध देंगे। इस बात को अब दोबारा सुने अच्छा, कि जब प्राइस कंट्रोल्स खत्म होंगे, आप ये कह रहे हैं थोड़े से टाइम में यानी हुकूमत नहीं करेगी तो ये महंगा नहीं होगा, यानी ये मिसाल के तौर पे अगर अभी 100-150 की चीज़ है, हाँ हुकूमत प्राइस कंट्रोल छोड़ दे हाँ तो ये 250 की नहीं हो जाएगी, एक दफ़ा सफाई नहीं होगी, करेंगे ये। एक दफ़ा होगी, एक दफ़ा होगी, एक दफ़ा मुनाफा लोग कमाएंगे, अच्छा, फिर मजीद लोग इसमें पैसा लगाएंगे क्योंकि इसमें मुनाफा, क्योंकि मुनाफा है, इंसेंटिव होगा एंटरप्रेन्योर का कि आप इसमें पैसा लगाएं, कहते रहे वो मुनाफा कमाएगा, और जब वो मुनाफा कमाएगा फिर वो कहेगा यार अच्छा मैंने दूध बेचना है, फिर लोग compete करेंगे। ज़्यादा लोग मुनाफा कमाने के लिए आएंगे उसमें। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान में डेयरी फार्मर हैं, लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान में बीफ के जानवर रखने वाले हैं, कुर्बानी के जानवर रखने वाले हैं। वो सब लोग जब मुनाफा कमाएंगे, दालें रखने वाले, वो सब चीज़ें जिनके ऊपर प्राइस कंट्रोल्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स नहीं है, तो मुनाफा कमाएंगे, तो वो आपको उस क्वालिटी की चीज़ वो कहेंगे हम आपको हाई प्रोटीन वाली चीज़ देते हैं, हाई, मैं आपकी बात तो वो सारी चीज़ें उस तरफ जाएंगी एक्चुअली जो पता कलामी करूँगा मैं यहाँ पे, ये अगर कोई यूट्यूब पे 2-3-4 साल की हिस्ट्री देखे ना जी1 गार्लिक की, जी जी जब वो कम था तो सोने की कीमत पे था क्योंकि था ही कम, रेगुलेटर नहीं था, लेकिन जैसे ही लोगों ने कहा कि इसमें मुनाफा है, बेबहा लोगों ने उसको उगाया, और इन वन फाइन मॉर्निंग वो बेसिक पिंक गुलाबी से भी नीचे आ गया। उसने कहा जी बस इसकी गैस खत्म हो गया। तो जैसे आप कह रहे हैं कि यानी शुरू में तो बेशक होगा कम, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करेगा और एफिशिएंट लोग उसमें बच जाएंगे तो रूथलेस होगा, यानी लोग उसमें एफिशिएंसियां लाएंगे, उसको ग्रो करेंगे क्योंकि प्राइस आप सोचिए ना कि यानी प्रॉफिटेबल रहेगा। इसका मतलब है सबसे पहले तो दूध वाफर होगा ना, तभी प्राइस नीचे आएगी। जब दूध इस मुल्क में वाफर होगा तो उसके फ़वाइद अगर मैं गिनाना शुरू करूँ ना, तो मेरे ख्याल से उसके लिए मैं पूरा चाहिए कि आपके मुल्क में वाफर प्रोटीन हो जाएगी, वाफर क्वालिटी फ़ैट हो जाएगा। ये जितना हम $4 अरब का जो बाहर से इम्पोर्टेड फ़ैट एडिबल ऑयल्स मंगा रहे हैं, उसका कोई 10% तो जब दूध वाफर हो गया, इतना क्वालिटी फ़ैट है, फ़ैट तो पाकिस्तान में लोग मक्खन उतारते हैं सारा, आपके पास क्वालिटी फ़ैट आ गया, आपके बच्चों के ऊपर जो हेल्थ के असरात आएंगे, तो इसकी जो पूरी, उसके बाद लोग आइसक्रीम बनाना शुरू कर देंगे पाकिस्तान में लोग चीज़ बनाना शुरू कर देंगे। जितनी वैल्यू एडिशन है डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर, जो वैल्यू एडिशन है वो इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान तो इस वक्त इतना बड़ा इंपोर्टर है एक्चुअली डेयरी प्रोडक्ट्स का। यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि आपने उधर लॉक किया रहा उनको कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो जिसने यानी प्रोड्यूस करना है, आप उसको पैसे नहीं दे रहे, तो वायरल लगते हैं, सही हो एग्जैक्टली, और इसमें बिल्कुल, हाँ, यस, Yes. इंटरेस्टिंग व्यू एज वेल कि यार कि ये यानी, लेकिन देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम इस पे आ गए तो अगर हुकूमत को देखते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग हुकूमत है, वो कहती है कि ठीक है आपकी बातें, आपने बहुत जो है ना वो फतवे निकाले हैं, आपने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बात की है, बट हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट है, वी डोंट केयर। जी जो देखें, ये जो वीडियो है इसका जो लाखों लोगों ने जो जब इसको देखेंगे कि हुकूमत की एफिशिएंसी चेक करें कि ये हमारे लिए कर रही है, तो हुकूमत अगर ये करती रहे
तो क्या लोगों की ज़ात पे जो लोग यानी इसकी वजह से फॉर एग्जांपल क्योंकि आपका ये कहने का मकसद है कि इसके असरात ये हैं कि असल में लोगों को ये लग तो रहा है कि हमें दूध मिल रहा है, लेकिन इसके असरात ये हैं कि अल्टीमेटली लोगों को दूध ही नहीं मिल रहा। लोग कुछ और पी रहे हैं उस रेट पे, लोग कुछ और गोश्त खा रहे हैं उस रेट पे या खा ही नहीं पा रहे। उसका इससे भी नीचे चला जाए अगर उस इंडस्ट्री की फॉर एग्जांपल जो रीयरिंग वाली ये जो गोश्त पैदा करने वाले लोग हैं, अगर इनकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाए तो इनकी फीड मिलने शायद इतनी बड़ी लग जाएगी इनको वंडा ही सस्ता मिलना शुरू हो जाए। तो यानी जो बैक एंड पे जैसे पोल्ट्री में आप बात करते हैं कि इतना बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुई कि प्रोडक्शन बहुत एफिशिएंट होगी दुनिया के हिसाब से। पाकिस्तान की मुर्गियाँ जो है वो अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें इम्पोर्टेड फीड के साथ भी इतनी एफिशिएंट हो गई क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है और पीछे से जो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुई है। तो अगर इनमें भी हो तो ये नीचे आ जाए, लेकिन हुकूमत क्योंकि इसको नहीं देख रही, वो कहते हैं ये हमारा ये शोर शप्पा बना हुआ है, वाह जनाब हुई हुई है, तो इसके लोगों की ज़िंदगियों पे अदर देन फॉर एग्जांपल मोनेट क्या असरात होते हैं यानी सेहत पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कर लें? अच्छा बिल्कुल इसमें ना मेरा ख़्याल है कि हमारी जो सेहत है उसमें सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है जिसको मतलब एज़ अ फैक्ट हम लेके चलेंगे, वो ये है कि हमारा डायबिटिक रेट कि पाकिस्तान में जो है ना इस वक़्त 30% ऑफ पीपल ओवर 40 इयर्स आई थिंक वो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं। और हम सब के घरों के अंदर ये ऐसी बात नहीं है जो मुझे बताने की ज़रूरत है कि हम सब के हर कोई अच्छा इसको शुगर हो गई है, इसको होने वाली है, मतलब कोई ऐसा उसको हुई थी, हाँ, वो जो था उसको थी, बिल्कुल इसके रही थी और बस। ये जो शुगर है इस बीमारी के ऊपर जो अभी भी इस वक़्त जो मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, वो इसको आमतौर पे एक वो लेते हैं मेटाबॉलिक डिज़ीज़ का यानी ये उसकी एक्सटेंशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक तो ये आता है कि हमारे पास क्वालिटी खाना नहीं है। हम यानी सस्ते हाई कैलोरी वाले और सस्ते खाने खाते हैं, चीनी खाते हैं क्योंकि हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते मिसाल के तौर पे जब क्योंकि आपके पास दूध नहीं है, यानी जब दूध की अवेलेबिलिटी खाते हैं नहीं आप। हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, हाई कैलोरिक डाइट जब ले रहे हैं, तो उसके नतीजे में हुआ क्या? क्योंकि हम दूध महँगा क्यों है? क्योंकि प्राइस कंट्रोल। तो अब वो आपको मिलेगा ही नहीं। जब वो नहीं मिलेगा तो आप क्या खा रहे हैं? जो कुछ खा रहे हैं उसके नतीजे में आप पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ होगी। अब डायबिटीज़ का एक्चुअल दुनिया में जो हाल है ना, कि आपने इससे बचना है वो क्या है? हाई प्रोटीन डाइट। पाकिस्तान में लोगों का जो मसल मास है माशाल्लाह हम सब का वो इतना लो है ग्लोबल एवरेज के हिसाब से कि उस मसल मास के साथ हर किसी को डायबिटीज़ होगी और मसल मास बनाने का एक ही तरीका है, क्या? प्रोटीन की। प्रोटीन मतलब गोश्त और दूध गोश्त बेसिक गोश्त, दूध, अंडे, वो सब चीज़ें जिसके ऊपर सरकार ने प्राइस कंट्रोल कायम है। और उसकी वजह से वो महँगा भी है और क्वालिटी भी नहीं। यानी आप खाएँ आपको पाकिस्तान में एक ये भी बात है कि पाकिस्तान में 25-30% आबादी तो इनकी प्रोड्यूसर है। हाँ, तो अगर इनकी प्राइस उसको मिलेगी और उसको इसमें से नफ़ा मिलेगा, तो अगर वो गोश्त उगा रहा है तो वो अंडे खरीद भी सकेगा ना। तो अभी ये भी तो एक मसला है कि जो प्रोड्यूसर है इनकी जो सारी रूरल आबादी है, उसकी बेसिक प्रोड्यूस के ऊपर आपने कैप रख दिया। बिल्कुल। तो ये तुम्हारी सीलिंग है। तो वो जो प्रोड्यूस कर रहा है चलो वो उसका तो कुछ हिस्सा शायद घर में कंज़्यूम कर ले। लेकिन इतनी गुर्बत है कि वो फिर जानवर बेचता ही है। आप चले जाएँ आप साउथ में, पंजाब में। नहीं आप देखिए ना ये जो पाकिस्तान में हर बंदा 45 से 50 साल के दरमियान में एक दफ़ा वो या पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाके स्टंट डलवाता है या जिसके पास अखराजात या पैसे ज़्यादा हैं वो प्राइवेट जगह से डलवाता है। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में मौत जो है हार्ट अटैक से होती हैं। आप किसी हार्ट के पाकिस्तान में हमारे ये भी मसाइल है कि हमने इस पे अभी तक सीरियस कोई डिस्कशन भी नहीं की है कि पाकिस्तान में हार्ट अटैक और इस डिस्कशन के अंदर ये डिस्कशन किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती जब तक आप लोगों को ये ना बताएं कि ये इसके पीछे हार्ट डिजीज़ के पीछे क्या वजह है। हार्ट डिजीज़ के पीछे डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी वजह है। तो इसको हाँ ऐसा ज़्यादा तो जब आपके पास प्रोटीन नहीं है तो आपकी हार्ट हेल्थ हमेशा कम होगी। यानी ऐसा आप कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इन चीज़ों को संजीदगी से नहीं लिया जाता और इनको एज़ इज़ जाने दिया जाता है, हाँ तो इसके नतीजे में जो अवाम की सेहत और यानी बच्चों का यतीम होना आप देखें ना, जो इसके यानी वो जो असरात है एक बंदा अगर पाकिस्तान में 45 से 60 साल की उम्र में अगर इस दुनिया से जा रहा है, तो वो जो पीछे जो उसकी डेविस्टेशन और जो तबाही है, तो जिन कामों ने किया एक-एक चीज़ को स्टडी करके ही अल्टीमेटली यानी हम वन बाय वन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है, जो साइकिल है ये बहुत बड़ा अनटिल अनलेस यानी जो रूरल बेस्ड इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ नहीं आती। किसी भी तरह की प्रोड्यूसेस के बारे में पल्सेस में ले लें आप, इसमें ले लें, इसमें ले। सो तो आज हम इसको मेरा ख़्याल है
इसमें एक मैं हाँ देना चाह रहे हैं एक लास्ट एंगल जो हम इसमें सारे में जाते रहे वो ये है वेल्थ ट्रांसफ़र। हाँ। अब देखिए असल में ना जब आप प्राइस कंट्रोल्स करते हैं ना तो आप वेल्थ ट्रांसफर्स जो है ना वो मिडिल क्लास और रूरल इकोनॉमी में बंद कर देते हैं। यानी कभी भी पैसा अर्बन से रूरल में नहीं जा रहा। इन शहरों से गाँव में ही जा हाँ, गाँव में जा रहा है सिर्फ सबसिस्टेंस लेवल के। तो अभी जो रिसेंट पाकिस्तान में ये जो अभी परचेजिंग पावर पैरिटी के परचेजिंग प्राइस जो हमारी पावर है परचेजिंग पावर जो है उसकी कमी सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में देखी गई है। कि लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद जो है गाँव में वो कम होगी लोगों बिल्कुल सीधे। बहुत ज़्यादा कोलैप्स लेवल पे हो गई है और उस सदा गुर्बत से नीचे चलेगी। कि ट्रांसफ़र ऑफ जो वेल्थ है वो बिल्कुल गाँव से शहर की तरफ हो रही है लेकिन शहर से गाँव की तरफ वापस नहीं आ रही। यानी ये बच्चों से फ़ीसें ले रहे हैं। यानी इस मुल्क में जो शराफिया है ना अगर आप उसको शराफिया मानते हैं जो इस मुल्क में के ऊपर इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं उन्होंने नीचे सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को बंद कर दिया है और उसमें यानी और हमारे रूरल जो 2-3 चीज़ें हैं उन सब के ऊपर प्राइस कैप्स हैं। और प्राइस कैप का मतलब ये है कि एवरी सिंगल प्रोड्यूसर और हमारे आमतौर पे बहुत से जो किसान हैं ना वो समझते हैं कि शायद ये उनकी बेहतरी के लिए। मैं खुद ये समझता था कि जो प्राइस कंट्रोल है ये बहुत बेहतरी के लिए। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर तो ये उनके ऊपर इसकी मौत है। उन्हीं की मौत है। और ये वही बात है जो अल्लाह के नबी ने मतलब हमें जो एक आज से 1400 साल पहले जो बात बताई है कि ये ज़ुल्म है और इसको हमारे मुहद्दिसीन ने भी ज़ुल्म करार दिया है। तो उसकी जो लॉजिक है वो बड़ी क्लियर है कि ये असल में मुआशरे के ऊपर इज्तिमाई तौर पे इसकी बहुत बड़ी कीमत है। हाँ, और हम यानी अदा कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है यानी। तो इसी पे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी इस डिस्कशन से थोड़ा बहुत आपको एक नया एंगल मिला होगा सोचने का, मुआशरे के मसाइल का। और ये जो प्राइस कंट्रोल्स जो कि बहुत प्रेवलेंट और बहुत हम जो है इसको शद्दोमद और जज़्बे के साथ देखते हैं, उसके जो पसे पर्दा जो मसाइल हैं, उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से कोई अच्छी जो है वो गाइडेंस निकलेगी, लोग इस पे डिस्कशन करेंगे और अगर कोई एक्सपर्ट इस पे बात करना चाहे तो वी वुड बी हैप्पी टू डिस्कस। और इस पे एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिक्स है इसके बहुत सी वजह होती है। सो आज हमने एक चीज़ को डिस्कस किया, इन सब जो मसाइल हैं इनकी मल्टीपल वजूहात हैं, नॉट जस्ट दिस। लेकिन जब आप एक चीज़ को डिस्कस करते हैं तो आप उस टाइम उसी का अहाता करने की कोशिश करते हैं, वरना मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं हर चीज़ के। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।